अनियमित आकृति के लिए गॉस के प्रमेय कैसे साबित किया जाता है। तो सबसे पहले एक अनियमित आकृति बनाइए। जैसे आप अनियमित आकृति बनाइएगा तो अनियमित आकृति के लिए कोई सेंटर पॉइंट नहीं होता है, कोई केंद्र नहीं होता है। केंद्र तभी होगा जब आकृति नियमित हो। जैसे वृत्त, तो वृत्त के बीच के बिंदु जब लीजिएगा तो उसको केंद्र कहेंगे। गोला, तो गोला भी नियमित होता है, उसके बीच का अगर आप बिंदु लीजिएगा तो उसको केंद्र कहेंगे। लेकिन अनियमित आकृति में केंद्र नहीं होता है, क्योंकि अनियमित आकृति की जो परिधि होती है वो आपको चारों तरफ से समान नहीं होती है। तो इसी हिसाब से हमने एक आकृति बनाया। देखिए इस तरीका से आपको लग रहा होगा अमीबा का, बस अमीबा की आकृति ही ये नियम लागू होगा। तो ये अमीबा के जैसा दिखाई दे रहा है, जिसका कोई आकृति नहीं है। तो इसी आकृति के लिए गॉस के प्रमेय को साबित करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एस क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल एस है, तो एस क्षेत्रफल का एक अनियमित आकृति लिया और उस अनियमित आकृति में एक ओ बिंदु माना। याद रखिएगा कि केंद्र हम नहीं बोल रहे हैं, ओ केवल बिंदु कह रहे हैं, केंद्र नहीं कह रहे हैं। तो ओ एक बिंदु माना और ओ पर प्लस क्यू आवेश अवस्थित है। उसके बाद देखिएगा कि ये आपका जो आकृतियां हैं, ये आकृतियां में आप देखिएगा कि एक छोटा सा हिस्सा लिए हैं। हम आपको बताए थे पिछला वीडियो में कि कोई भी आकृति हो, अगर उसको आप एरिया को जिस लेटर से डिनोट कीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम एक वर्ग ले रहे हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल को ए से डिनोट करेंगे, या मान लिया जाए कि एक हम गोला ले रहे हैं तो गोला का क्षेत्रफल को एस से डिनोट करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जिस एरिया को या किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को जिस अक्षर से सूचित करेंगे, डिनोट करेंगे, उसके छोटे से हिस्सा में डेल्टा का चिन्ह लगाएंगे। जैसे ये आपका लंबाई है, तो लंबाई की पूरी लंबाई एल है, लेकिन इसका छोटा सा यदि हिस्सा हम लेने का प्रयास करेंगे तो इसके छोटे से हिस्सा को डी एल कहेंगे या डेल्टा एल कहेंगे। यानी इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी आकृति हो उसका एक छोटा सा हिस्सा ही है। ठीक उसी प्रकार यदि एस क्षेत्रफल है तो एस क्षेत्रफल के छोटे से हिस्से को यदि आप दिखाना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर त्रिभुज का चिन्ह दे दीजिए और लगा दीजिए। इससे स्पष्ट होता है कि एस एक बड़ा क्षेत्रफल है, उसके एक छोटा सा हिस्सा लेने का प्रयास किए, डेल्टा एस। तो देखिएगा यहाँ पर आपको शंकु आकार की जैसी आकृति बनी हुई है। तो याद रखिएगा कि यहाँ से हम इसलिए ऐसा बना है क्योंकि इसके जो हिस्सा है इसका छोटा सा हिस्सा लिए, एक छोटा सा हिस्सा, और छोटे से हिस्से को डेल्टा एस कहें और इसकी पूरा जो हिस्सा है उसको एस मानेंगे। तो यानी कि अनियमित आकृति की जो पूरा एरिया है उसको एस माने और इसके छोटे से हिस्सा को हम क्या माने, डेल्टा एस माने। और ओ बिंदु से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है। याद रखिए जिधर विद्युत बल रेखाएं की दिशा होगी उधर ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है इस तरीके से, ऐसे, इस तरीके से। तो प्लस क्यू आवेश के कारण से विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है। और ठीक इसी प्रकार हम अगर ऐसा बनाए डायग्राम, तो एक डायग्राम आप यहां पर भी बना सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। इस तरीके सब जगह अगर इस डायग्राम को बनाइएगा तो सब का हिस्सा डेल्टा एस ही होगा। अब सोचिए कि डेल्टा एस को यदि हम जोड़ते जाएंगे तो एक हमको पूरी कंप्लीट अनियमित आकृति प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब आप सोचिए कि छोटे से लंबाई को ऐड करते जाइएगा तो हमको पूरा लंबाई प्राप्त होगा। तो ठीक उसी प्रकार ये अनियमित आकृति में एक छोटा सा हिस्सा डेल्टा एस लिए, तो इस तरीका से सब जगह हम लोग ऐसा अगर बनाए तो पूरी आकृति प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आप बना भी सकते हैं और नहीं भी, एक हिस्सा से हम प्रूफ करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको फिगर अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि इतना डायग्राम समझ में आया होगा। अब इसका लैंग्वेज देखिए, याद है इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है, याद रखिएगा। और इसका जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो ये साइड होगी, और इसका जो आपका डेल्टा एस का जो दिशा होगा, ये दोनों के बीच का एक एंगल बना थीटा, इसलिए दोनों की दिशाएं अलग अलग हो जाएगी। तो इसके बीच का जो एंगल है वो है थीटा।
यानी कि डेल्टा एस और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण है उसको हम थीटा मानेंगे। अब लैंग्वेज लिखने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखिए, मेन लैंग्वेज है यहाँ पर लिखिए माना कि एस से आकृति एस क्षेत्रफल की अनियमित आकृति लिया गया जिसमें ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, जिससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है। इतना लैंग्वेज समझ में आया। यहाँ पर सिंपल लिखे हम क्या कि एस क्षेत्रफल है और एस क्षेत्रफल में एक ओ बिंदु रखे हैं और ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश अवस्थित है और इससे विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है। अब लिखिएगा यहाँ पर कि एस क्षेत्रफल के आकृति का छोटा सा भाग डेल्टा एस माना और डेल्टा एस तथा विद्युत क्षेत्र ई के बीच का कोण थीटा माना। यानी कि हम एस क्षेत्रफल का एक छोटा सा एरिया लिए डेल्टा एस और ई और डेल्टा एस के बीच का जो कोण है वो आपको थीटा माना। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब प्लस क्यू आवेश के द्वारा डेल्टा एस पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पर देखेंगे तथा प्लस क्यू आवेश के द्वारा डेल्टा एस पर उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स डेल्टा फाई बराबर E इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। देखिए हम बताए थे कि यदि मान लिया जाए क्षेत्रफल हम लिए क्षेत्रफल छोटा लिए तो छोटे से क्षेत्रफल पर छोटा मात्रा में ही विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। इसका मतलब कि अगर हम पूरा एस लेते पूरा एरिया तो केवल फाई लिखते, लेकिन डेल्टा एस पर निकाल रहे हैं वैद्युत फ्लक्स, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे डेल्टा फाई, क्योंकि छोटे से क्षेत्रफल पर छोटा सा विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा
इसलिए डेल्टा फाई बराबर ई इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। तो अब यहां पर समझिएगा समीकरण सेकंड, यहां पर लीजिए समीकरण फर्स्ट का मान समीकरण सेकंड में रखने पर अब बताइए समीकरण सेकंड क्या है, डेल्टा फाई बराबर ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब डेल्टा फाई और दे दीजिए यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, आई हो जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा। हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड, यानी मान रख दीजिए सीधे ई का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, रख दिए डेल्टा एस के डेल्टा एस कॉस थीटा के कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए तो तब यहां पर देखिएगा तब इस क्षेत्रफल पर उत्पन्न कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इंटीग्रेट डेल्टा फाई, इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब यहां पर देखिएगा समीकरण थर्ड का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है, फाई बराबर इंटीग्रेशन डेल्टा फाई, थर्ड क्या है डेल्टा फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर डेल्टा एस कॉस थीटा। यहां पर रखिए आप फाई बराबर इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा आर स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा। अब देखिए यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या डेल्टा एस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। देखिए डेल्टा एस कॉस थीटा ये हुआ इंटीग्रेशन, इसका मतलब इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इसका वैल्यू पता होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन हो गया, बच गया डेल्टा एस कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। अब देखिएगा यहां पर समझिएगा आगे, और फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसको हम लोग बोलते हैं आपको ओमेगा, इसी को बोलेंगे ओमेगा, और ओमेगा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। इसका मतलब है कि पूरे हिस्सा को ओमेगा बोलते हैं, और ओमेगा का जो वैल्यू होगा 4 पाई, यानी कि 4 पाई मतलब 720 डिग्री। तो ऐसे स्थिति में फाई बराबर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और हो जाए 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये हो गया प्रूफ। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो टॉपिक है आप बोर्ड एग्जाम में उठा लीजिए, खूब पूछा जाता है कि गॉस का प्रमेय को साबित करें। जैसे बोर्ड एग्जाम में आया गॉस के प्रमेय को साबित करें, तो हम आपको 3 तरीका से बताए हैं। आपका एक बताए हैं नियमित आकृति में समाकलन और समावेशन विधि, और अनियमित आकृति में समाकलन विधि। तो अनियमित आकृति में समाकलन विधि का इस्तेमाल करेंगे, और नियमित आकृति में समाकलन विधि और समावेशन विधि दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जाम में कौन सी बात इंपॉर्टेंट है, जब भी एग्जाम में अगर आए कि गॉस के प्रमेय को लिखे तथा साबित करे, तब ऐसे स्थिति में आप क्या कीजिएगा कि अनियमित आकृति के लिए गॉस के प्रमेय को साबित कीजिएगा, और अनियमित आकृति में हमेशा समाकलन विधि का ही उपयोग किया जाता है, जबकि नियमित आकृति में समाकलन
और समावेशन दोनों का उपयोग किया जाता है। तो बारी बारी से उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। तो इसी वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को आप सुनने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वो लेक्चर है और यदि आप उसको सुनते हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा क्या है। तो टॉपिक जो है ना, आप इसको देख लीजिए और एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद देखिए ध्यान से कि क्या है। एक है आपका जो टॉपिक सतत आवेश, सतत आवेश टॉपिक। तो यहां पर हम आपको बता देते हैं क्या होता है सतत आवेश। देखिएगा, ये जो टॉपिक है वो है सतत आवेश, सतत आवेश खूब एग्जाम में आता है। सतत आवेश क्या होता है? सतत आवेश तो समझिएगा, सतत आवेश होता है किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर एक समान रूप से, किसी भी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित आवेश को, किसी भी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित आवेश को ही आवेश का सतत वितरण कहा जाता है। यह है सतत आवेश, यानी कि किसी भी सतत आवेश का वितरण समझिएगा, किसी भी वस्तु पर एक समान रूप से फैले हुए आवेश को सतत आवेश का वितरण कहा जाता है। यानी कि आप समझ, किसी भी वस्तु पर, मतलब किसी भी वस्तु की अगर बात करें हम, तो कोई भी वस्तु की बात करें, तीन वस्तु होता है, तीन प्रकार की वस्तु होता है। एक होता है एक विमीय, वन डायमेंशन, एक होता है द्विविमीय, टू डायमेंशन, एक होता है त्रिविमीय, थ्री डायमेंशन। तो एक विमीय मतलब उसमें केवल या तो लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, केवल एक ही विमा हो, जैसे तार, तार की लंबाई एक विमीय वस्तु हुआ। द्विविमीय मतलब जिसमें कि दो विमा हो, लंबाई और चौड़ाई, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये द्विविमीय है। क्यों? क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है। अगर हम त्रिविमीय की बात करें, त्रिविमीय वस्तु जैसे हो गया घन, घना, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। इसका मतलब कोई भी वस्तु आ जाए, चाहे एक विमा वाला आ जाए वस्तु, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन, कोई भी विमा वाला वस्तु आ जाए, उस सतत आवेश सबके लिए लागू होगा। इसीलिए सिंपल 2 मार्क्स का प्रश्न आता है कि सतत आवेश के वितरण से क्या समझते हैं। तो सिंपल बोलिए, किसी भी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित आवेश या एक समान रूप से फैले हुए आवेश को सतत आवेश का वितरण कहा जाता है। अब याद रखिएगा, सतत आवेश के वितरण 3 तरीके का होता है। एक विमीय वस्तु के लिए, एक विमीय वस्तु के लिए, एक विमीय वस्तु के लिए बोलेंगे रेखीय आवेश घनत्व, एक विमीय वस्तु के लिए होगा रेखीय आवेश घनत्व। यानी आप समझिएगा कि पहला जो हो जाएगा एक विमीय वस्तु के लिए, एक विमीय वस्तु के लिए, एक विमीय वस्तु के लिए जो नाम होगा रेखीय आवेश घनत्व, इसको हम लोग लेमडा सूचित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व मतलब होता है कि एक विमीय में एक रेखा के लिए, वन डायमेंशन के लिए, तो एक विमीय के लिए जो नाम है स्पेशल, एक रेखीय आवेश घनत्व। एक विमीय का क्या नाम है? एक रेखीय आवेश घनत्व, एक विमीय के लिए। तो एक विमीय के लिए, और दूसरा जो हो जाएगा आपका द्विविमीय, दूसरा हो जाएगा द्विविमीय, द्विविमीय वस्तु के लिए। तो द्विविमीय वस्तु में आता है एक लंबाई चौड़ाई दोनों मिला करके, तो ऐसे स्थिति में इसके नाम जो होगा ना पृष्ठीय, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसको छोटी सिग्मा से डिनोट करते हैं। और जो तीसरा जो आएगा इसको हम लोग बोलेंगे खास करके त्रिविमीय वस्तु के लिए, त्रिविमीय वस्तु के लिए, वस्तु के लिए। और त्रिविमीय वस्तु के लिए क्या आएगा? ये आएगा आयतन, आयतन आवेश घनत्व, इसको डिनोट करेंगे रो से, रो से। समझिएगा, आपसे पूछा जाए कि सतत आवेश 3 प्रकार के होते हैं। एक विमीय वस्तु के लिए कौन सा? तो रेखीय आवेश घनत्व। द्विविमीय वस्तु के लिए कौन सा? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व। और त्रिविमीय वस्तु के लिए कौन सा? तो आयतन आवेश घनत्व। एक विमीय वस्तु में जो रेखीय आवेश घनत्व है उसको लेमडा सूचित करते हैं, और पृष्ठीय आवेश घनत्व को छोटी सिग्मा से, और आयतन आवेश घनत्व को रो से। डिफिनेशन क्या हुआ रेखीय आवेश घनत्व?
याद रखिए, रेखीय आवेश घनत्व एक विमीय वस्तु के लिए ही लागू होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व द्विविमीय वस्तु के लिए लागू होगा। आयतन आवेश घनत्व त्रिविमीय वस्तु के लिए लागू होगा। पहला कुछ जो है ना लेमडा से करते हैं, दूसरा को छोटी सिग्मा से, तीसरा को रो से। डिफिनेशन क्या होता है? देखिए डिफिनेशन होता है ना एकांक लंबाई पर, क्योंकि रेखीय आवेश है यानी कि लंबाई होगा, केवल लंबाई होगा या चौड़ाई या ऊंचाई। इसका मतलब कि इसमें बोलेंगे एकांक लंबाई पर यानी प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। यानी कि आपको डिफिनेशन क्या बोलना है? प्रति एकांक लंबाई पर। क्यों? क्योंकि आपका जो फार्मूला होगा लेमडा बराबर, समझिएगा, लेमडा का फार्मूला होगा Q बटा L। अब बटा मतलब होता है प्रति, क्या होता है? प्रति। तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसलिए लेमडा बराबर Q बटा L हो गया। और दूसरा ये है इसका फार्मूला छोटी सिग्मा बराबर Q बटा ए माने एरिया, क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल द्विविमीय होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रति होता है, इसका मतलब प्रति। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर फैले हुए आवेश को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर फैले हुए आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। इसे छोटी सिग्मा के द्वारा सूचित किया जाता है। और जो तीसरा जो हो जाएगा रो बराबर होगा Q बटा V फॉर वॉल्यूम, आयतन। तो ये क्या होगा? प्रति एकांक आयतन पर फैले हुए आवेश को क्या बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। इसका मतलब कि जो सतत आवेश जो है वो आपको तीन प्रकार के होता है। पहला रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा पृष्ठीय आवेश घनत्व, तीसरा आयतन आवेश घनत्व। ये एक विमीय वस्तु के लिए रेखीय आवेश घनत्व, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व द्विविमीय वस्तु के लिए, ये आयतन आवेश घनत्व त्रिविमीय वस्तु के लिए। इसको लेमडा, इसको सिग्मा, इसको रो से सूचित करते हैं। इसे लेमडा बराबर Q बटा L, और इसी के हिसाब से डिफिनेशन दिया जाता है। तो छोटी सिग्मा बराबर Q बटा A, और इसके बराबर Q बटा V। अगर मात्रक की बात करें, मात्रक की, तो मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक जो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ ध्यान से, आवेश है तो कूलाम, ये हो गया मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर। देखिए यहाँ आवेश है तो कूलाम, एरिया है तो मीटर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखिए तो आवेश है तो कूलाम, वॉल्यूम में आयतन है तो मीटर क्यूब। ये हो गया आपका मात्रक। अगर विमीय सूत्र की बात करें तो आप देखिए ध्यान से, इसमें m नहीं है तो m0, l एगो है तो l माइनस 1, 80 बने 80, क्योंकि आवेश है, आवेश का बीमा 80 होता है। हम आपको बार बार बताते हैं कि आवेश का बीमा 80 होता है। यहाँ पर देखिए फिर इसमें m नहीं है, m माने द्रव्यमान, kg क्या कहीं पर है? नहीं, तो उसको दिखाएंगे लेकिन उसकी घात 0 देंगे। अच्छा यहाँ पर l के गो दो गो, तो ऊपर जाएगा तो l माइनस 2 होगा, ये पहले से 80 तो हो गया 80, क्योंकि आवेश। इसमें देखिए तो m0 l माइनस 3, ये हो गया 80। तो इस तरीका से तीन प्रकार के होता है, हम आपको सब बता दिए। और जो अगले क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गॉस का अनुप्रयोग, और गॉस का 3 या 4 अनुप्रयोग है। जैसे उसको साबित करेंगे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमने बहुत मेहनत प्रयास किया है आपको एक अच्छा कंटेंट देने के लिए, और ओनली फॉर एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी मिलाकर देख लीजिएगा। और बच्चों याद रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। या कोई एग्जाम में बैठ जाइए, ये बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत जो कंटेंट है बहुत चुन चुन करके एक जगह लाने का प्रयास करते हैं अपनी भाषा में। तो आप समझिए, इसको मेहनत से और नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाइएगा तो बेहतरीन समझ में आएगा ये कौन क्या है, कैसे है, नहीं बनाइएगा समझ में नहीं आएगा। एक वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। धैर्य रखिए, पैसेंस रखिए, हर पॉइंट समझ में आएगा। क्योंकि 12th है और एनसीईआरटी थोड़ा तो टफ पड़ेगा, लेकिन उतना टफ नहीं है जितना आप सोच लेते हैं या बना देते हैं। इसको बार बार देखिएगा, बिल्कुल आसान है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है
आपके स्टडी में मदद करने का। तो हम जितना कोशिश करेंगे वो कम है आप लोगों के लिए, क्योंकि हाँ कह देते हैं कि मेहनत दिल से कर रहे हैं, इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो जितना शेयर करें, और आप अगर एक लाइक देते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं, इससे हमको और एनर्जी मिलता है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।